बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडोल्फ हिटलर से संबंधित यानी कि 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, यानी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या ग्रुप डी रेलवे की किसी पोस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में जो पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है कि हिटलर ने बीर हॉल पुष्य विद्रोह किस वर्ष किया था। तो हिटलर ने जो बीर हॉल जो पुष्य विद्रोह जो है वो किस वर्ष किया था दोस्तों। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1925, ऑप्शन डी है 1928। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1923 हो जाएगा। तो हिटलर ने बीर हॉल पुष्य विद्रोह किस वर्ष किया था दोस्तों, 1923 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। तो चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या पहले नंबर को हम लोग रिपीट करेंगे। पहला है हिटलर ने बीर हॉल पुष्य विद्रोह किस वर्ष किया था। ऑप्शन ए में है 1921, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1928। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1923 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात कर ले तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि हिटलर को जेल किस घटना के बाद हुआ था। हिटलर को जो जेल हुआ था दोस्तों, यानी किस घटना के बाद हुआ था। ऑप्शन ए पोलैंड आक्रमण के बाद, ऑप्शन बी है राइखस्टैग फायर, या ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों यानी बीर हॉल पुट्स, ऑप्शन डी में है वर्साई संधि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बियर हॉल पुट्स हो जाएगा। अगर फिर से प्रश्न संख्या 2 को हम लोग पढ़ेंगे। हिटलर को जेल किस घटना के बाद हुई थी। ऑप्शन ए पोलैंड आक्रमण, ऑप्शन बी है राइखस्टैग फायर, ऑप्शन सी है बियर हॉलपुट्स, ऑप्शन डी है वर्साई संधि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बियर हॉलपुट्स हो जाएगा, जो कि पहला प्रश्न हमने पढ़ा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि हिटलर ने मीन कैंप पुस्तक कहाँ लिखी थी। तो हिटलर ने जो मीन कैंप पुस्तक है वो कहाँ लिखी थी। ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र में, ऑप्शन सी जेल में, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जेल में। तो जो मीन कैंप जो पुस्तक है हिटलर ने वो जेल में लिखी थी, तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। हिटलर ने मीन कैंप पुस्तक कहाँ लिखी थी। ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र में, ऑप्शन सी जेल में, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जेल में लिखा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि नाजी गुप्तचर संगठन यानी कि एसएस का प्रमुख कौन था। नाजी गुप्तचर संगठन यानी एसएस का प्रमुख कौन था। ऑप्शन ए गोएबल्स, ऑप्शन बी है हिमलर, ऑप्शन सी है गोयरिंग, ऑप्शन डी है रोमेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिमलर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो नाजी गुप्तचर संगठन यानी कि एसएस का प्रमुख कौन था, तो हिमलर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि नाजी गुप्तचर संगठन यानी कि एसएस का प्रमुख कौन था। ऑप्शन ए गोएबल्स, ऑप्शन बी है हिमलर, ऑप्शन सी है गोयरिंग, ऑप्शन डी है रोमेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिमलर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि हिटलर की विस्तारवादी नीति को क्या कहा जाता था। हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में है लेवेंसरोम, ऑप्शन बी में है ग्लासनोस्ट, ऑप्शन सी है पेरिस्टोरिका, ऑप्शन डी है अपार्टहेड। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेवेंसरोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि हिटलर की जो विस्तारवादी नीति को क्या कहा जाता था, लेवेंसरोम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या इसको हम फिर से पढ़ेंगे कि हिटलर की जो विस्तारवादी नीति को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में है लेवेंसरम, ऑप्शन बी है ग्लासनोस्ट, ऑप्शन सी है पेरेस्ट्रोइका, ऑप्शन डी है अपार्टहेड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लेवेंसरम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखें कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का विलय किस नाम से किया। तो जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रिया का विलय किस नाम से किया। ऑप्शन ए में है अनकुलस अनकुलस, और ऑप्शन बी में है ब्लिट्जक्रीग, ऑप्शन सी में है रिचस्टैग, ऑप्शन डी में है डैनजिंग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंश क्लूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के विलय किस नाम से किया था, तो अंश क्लूस के नाम से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछे कि हिटलर ने किस संगठन से जर्मनी को बाहर निकाला। तो हिटलर ने किस संगठन से जर्मनी को बाहर निकाला। ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी है यूएनओ, ऑप्शन डी है वार्साई पैक्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीग ऑफ नेशंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हिटलर ने किस संगठन से जर्मनी को बाहर निकाला, तो लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि हिटलर ने किस संगठन से जर्मनी को बाहर निकाला। ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी यूएनओ, ऑप्शन डी है वर्साई पैक्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लीग ऑफ नेशंस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स यानी घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यहूदियों का नरसंहार, ऑप्शन बी है सेना विद्रोह, ऑप्शन सी है राजनीतिक विरोधियों की हत्या, ऑप्शन डी है बीसीयू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक विरोधियों की हत्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, राजनीतिक विरोधियों की हत्या। तो क्वेश्चन पूछा है कि नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स घटना किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विरोधियों की हत्या। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यहूदियों का नरसंहार, ऑप्शन बी सेना विद्रोह, ऑप्शन सी राजनीतिक विरोधियों की हत्या, ऑप्शन डी बीसीयू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक विरोधियों की हत्या हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की? तो हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी संघवाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तानाशाही हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की? तो तानाशाही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही, ऑप्शन डी संघवाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तानाशाही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न की अगर हम बात करें तो नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रेड गार्ड्स था, ऑप्शन बी हिटलर यूथ था, ऑप्शन सी ब्लैक शर्ट्स था, ऑप्शन डी ब्राउन आर्मी था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि हिटलर यूथ था। तो नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? हिटलर यूथ, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रेड गार्ड्स, ऑप्शन बी हिटलर यूथ, ऑप्शन सी ब्लैक शर्ट्स, ऑप्शन डी ब्राउन आर्मी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिटलर यूथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ब्राउन शर्ट्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से नोट्स करना है और याद भी करना है। तो ब्राउन शर्ट्स किससे संबंधित है? जर्मन सेना से, ऑप्शन बी है नाजी अर्धसैनिक संगठन एसए से, ऑप्शन सी यहूदी संगठन से, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट दल से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाजी अर्धसैनिक संगठन एसए से। यानी कि ब्राउन शर्ट्स किससे संबंधित है? नाजी अर्धसैनिक संगठन एसए से संबंधित था। चलिए एक बार फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि ब्राउन शर्ट्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है जर्मन सेना, ऑप्शन बी नाजी अर्धसैनिक संगठन ऐसे, ऑप्शन सी है यहूदी संगठन, ऑप्शन डी है कम्युनिस्ट दल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नाजी अर्धसैनिक संगठन ऐसे हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किस अभियान के तहत किया था? तो हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किस अभियान के तहत किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन थंडर, ऑप्शन बी ऑपरेशन बारबरोसा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन डी है ऑपरेशन डेजर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन बारबरोसा हो जाएगा। तो ऑपरेशन बारबरोसा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किस अभियान के तहत किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑपरेशन बारबरोसा। चलिए एक बार फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किस अभियान के तहत किया? ऑप्शन ए ऑपरेशन थंडर, ऑप्शन बी ऑपरेशन बारबरोसा, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन डी ऑपरेशन डेजर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन बारबरोसा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि हिटलर के समय जर्मनी की संसद में आग लगाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो हिटलर के समय जर्मनी की संसद में आग लगाने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोनिक क्राइसिस बोलते हैं, ऑप्शन बी रिच एस्टेक फायर, ऑप्शन सी कोल्ड वार, ऑप्शन डी है बर्लिन क्राइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रिच एस्टेक फायर हो जाएगा। यानी कि हिटलर के समय जर्मनी की संसद में आग लगाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो रिच एस्टेक फायर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। हिटलर के समय जर्मनी की संसद में आग लगाने की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोनिक क्राइसिस, ऑप्शन बी है रिच एस्टेक फायर, ऑप्शन सी कोल्ड वार, ऑप्शन डी बर्लिन क्राइसिस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रिच एस्टेक फायर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि हिटलर ने किस सम्मेलन में सुडेटनलैंड प्राप्त किया? हिटलर ने किस सम्मेलन में सुडेटनलैंड प्राप्त किया? ऑप्शन ए याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी म्यूनिक सम्मेलन, ऑप्शन सी है पोर्ट्स डैम सम्मेलन, ऑप्शन डी है तेहरान सम्मेलन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि म्यूनिक सम्मेलन हो जाएगा। तो हिटलर ने किस सम्मेलन में सुडेटनलैंड प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर म्यूनिक सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए फिर से प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि जो हिटलर ने किस सम्मेलन में सुडेटनलैंड प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए में है याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी है म्यूनिक सम्मेलन, ऑप्शन सी है पोर्ट्स डैम सम्मेलन, ऑप्शन डी है तेहरान सम्मेलन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि म्यूनिक सम्मेलन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि आर्यन रेस सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो आर्यन रेस सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी रूजवेल्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिटलर हो जाएगा। तो आर्यन रेस सिद्धांत जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो हिटलर से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, आर्यन रेस सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो हिटलर से। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखें तो हिटलर के शासनकाल में यहूदियों के नरसंहार को क्या कहा जाता है? तो हिटलर के शासनकाल में यहूदियों के नरसंहार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
रिनाइजेंस, ऑप्शन बी है होलोकॉस्ट, ऑप्शन सी है रिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है फैसिज्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि होलोकॉस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हिटलर के शासनकाल में यहूदियों के नरसंहार को क्या कहा जाता है, तो होलोकॉस्ट कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्या पूछा है कि नाजी जर्मनी की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए बान, ऑप्शन बी है हैम्बर्ग, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बर्लिन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1941। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1939 में। हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया, तो 1939 में किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया। ऑप्शन है 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1941। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1939 में क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सिस पावर्स में कौन कौन शामिल थे। एक्सिस पावर में ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ऑप्शन डी चीन, जापान, इटली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, इटली, जापान था। तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन शामिल थे, तो जर्मनी, इटली और जापान शामिल था। तो एक्सिस पावर्स में कौन कौन शामिल थे, जर्मनी, इटली, जापान, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम क्या करेंगे, एक्सिस पावर्स के लिए पढ़ेंगे। एक्सिस पावर्स में कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ऑप्शन डी चीन, जापान, इटली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, इटली, जापान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हिटलर का राजनीतिक मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी म्यूनिख, ऑप्शन सी हैम्बर्ग, ऑप्शन डी बान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि म्यूनिख में था। तो हिटलर का जो राजनीतिक मुख्यालय था वो कहाँ था, म्यूनिख में था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि हिटलर का राजनीतिक मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी म्यूनिख, ऑप्शन सी हैम्बर्ग, ऑप्शन डी बान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि म्यूनिख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये पूछा गया है। तो नाजी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1940। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1919 हो जाएगा। तो नाजी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि नाजी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1940। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1919 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी हिटलर ने किस देश के साथ रोम बर्लिन एक्सेस बनाया था। हिटलर ने किस देश के साथ रोम बर्लिन एक्सेस बनाया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इटली हो जाएगा। तो हिटलर ने किस देश के साथ रोम बर्लिन एक्सेस बनाया था, तो इटली के साथ बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिटलर ने किस देश के साथ रोम बर्लिन एक्सेस बनाया, तो इटली के साथ बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे कि हिटलर ने किस देश के साथ रोम बर्लिन एक्सेस बनाया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इटली हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिटलर के वायुसेना प्रमुख कौन थे। ऑप्शन ए गोएबल्स थे, ऑप्शन बी हिमलर, ऑप्शन सी हरमन गोयरिंग, ऑप्शन डी रोमेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरमन गोयरिंग हो जाएगा। तो हिटलर के वायुसेना प्रमुख कौन थे, तो हरमन गोयरिंग थे। तो हिटलर के वायुसेना प्रमुख कौन थे दोस्तों, तो हरमन गोयरिंग। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि हिटलर के वायुसेना प्रमुख कौन थे। ऑप्शन ए गोएबल्स, ऑप्शन बी हिमलर, ऑप्शन सी हरमन गोयरिंग, ऑप्शन डी रोमेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरमन गोयरिंग हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हरमन गोयरिंग। चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न क्या पूछा है कि हिटलर जो है वो किस युद्ध में सैनिक रह चुका था। ऑप्शन ए क्राइमियन युद्ध में, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन डी है शीत युद्ध। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। यानी हिटलर किस युद्ध में सैनिक रह चुका था, तो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक रह चुका था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही करंट अफेयर्स हो, चाहे किसी भी जीके जीएस से, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत 100% होती है, वही क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि हिटलर की आत्महत्या के समय उसकी पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए ईवा ब्राउन, ऑप्शन बी हेलेन, ऑप्शन सी सोफिया, ऑप्शन डी हो जाएगा अन्ना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ईवा ब्राउन थी। तो हिटलर की जो आत्महत्या के समय उसकी जो पत्नी थी वो कौन थी, ईवा ब्राउन, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिटलर की जो आत्महत्या के समय उसकी पत्नी कौन थी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईवा ब्राउन था। याद रखना है कि ईवा ब्राउन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।